Welcome students. Today myself Asma Redwani. Today we are going to start with the chapter French Revolution. See, before starting with the chapter, there is an introduction. French Revolution was started on 14 July 1789. Okay, why this revolt was happened? वहाँ पे मोनार्ची रूल था. मोनार्ची रूल का मतलब क्या होता है? किंग्स रूल करते थे और वहाँ पे ऑटोक्रेटिक रूलर था. He was Louis 16. वो ऑटोक्रेटिक रूलर क्या करता था? टैक्सेस उन्होंने क्लासेस फॉर्म करके रखी थी. आई विल एक्सप्लेन यू हियर. तो वो मोनार्ची रूल से लोग बहुत परेशान हो चुके थे. सो दे डिसाइडेड कि वी शुड रिवोल्ट अगेंस्ट दिस मोनार्ची एंड वी शुड फ्री आवर कंट्री फ्रॉम दिस मोनार्चियल रूल. और उन्होंने बाद में क्या अडॉप्ट किया? डेमोक्रेसी अडॉप्ट की. एज यू नो व्हाट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री? डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल्स गवर्नमेंट होता है, जहाँ पे कोई किंग रूल नहीं करता. वहाँ पे पीपल्स वोट करते हैं उस रूलर को और वो रूलर पूरे कंट्री को रन करता है. और जब भी कोई डिसीजन किंग का रूलर पीपल को अच्छा नहीं लगता तो व्हाट दे डू? दे कैन चेंज द डिसीजन ऑफ द किंग. हियर मोनार्ची में ऐसा नहीं था. किंग ने एक बार डिसीजन ले लिया तो उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता था. तो वो सब चीज़ों से लोग बहुत स्ट्रेस में थे. सो दे डिसाइडेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट द मोनार्ची. आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब उनको इंडिपेंडेंस मिला, उनकी आइडियाज क्या थी? लिबर्टी. लिबर्टी मीन्स व्हाट? फ्रीडम. जैसे हमने सिविक्स में पढ़ा है, फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन. आपको जो काम करना है आप कर सकते हो. फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, एवरीवन इज फ्री टू टेक द एजुकेशन. इस तरह लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम. नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेटर्निटी? Not to discriminate any individual on the basis of caste, religion, sex, race. हमने पढ़ा है कि फ्रैटर्निटी पहले के टाइम पे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस में फ्रैटर्निटी का आइडिया नहीं थी. किंग बहुत भेदभाव करते थे लोगों के बीच में. जैसे किंग्स की क्लर्जी जो ग्रुप थे उनको सब बेनिफिट्स मिलता था. जो पीजेंट्स थे, स्लेव्स थे, उन्हें पूरा टैक्स पे करना पड़ता था. उनके बीच में बहुत ही भेदभाव किया जाता था. इसलिए जब फ्रांस ने रिवोल्ट किया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी कंट्री कौन से आइडियाज पे आगे बढ़ेगी. तो फर्स्ट वाज लिबर्टी, दैट इज फ्रीडम. सेकंड वाज फ्रेटर्निटी. कोई भी किसी के बीच में भेदभाव नहीं करेगा. हर पर्सन को कलर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे उसे ये नहीं भेदभाव नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट वाज इक्वालिटी. कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने से पहले किंग क्या करता था? सबको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देता था. खुद टैक्स नहीं पे करते थे. फर्स्ट स्टेट के जो लोग थे वो टैक्स पे नहीं करते थे. पूरा टैक्स का बर्डन लास्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट पे डालते थे. जैसे कि बिजनेसमैन, लॉयर्स, पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, उन सब पे बर्डन होता था और खुद एक एंजॉयबल लाइफ जीते थे. तो ये सब वो आगे नहीं होना चाहता था. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हमारी आइडियाज रहेगी लिबर्टी, फ्रैटर्निटी एंड इक्वालिटी. होप यू मस्ट हैव क्लियर्ड दिस मच. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस वजह से किया गया? क्या प्रॉब्लम्स थी उन्हें? क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी जिसके कारण उन्हें लगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होना चाहिए? सी, पहले तो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी. फर्स्ट स्टेट वाज क्लर्जी. क्लर्जी मींस किंग का ग्रुप, किंग और नोबल्स. ओके. सेकंड वाज नोबिलिटी. किंग्स के नीचे जो काम करते हैं ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लोग जो रहते हैं उन्हें नोबल्स कहते हैं. ओके. देन थर्ड स्टेट में जो थे वो बिजनेसमैन, मर्चेंट्स और लॉयर्स थे. उसके नीचे थे पीजेंट्स, आर्टिजन्स और उसके नीचे थे स्लेव्स और सर्वेंट्स. यू नो स्लेव्स, जिनके पास अपनी लैंड नहीं होती, जो दूसरों के लैंड पे एज अ वेजेस पे काम करते हैं, उन्हें स्लेव्स कहा जाता है. और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ, फ्रांस में जो किंग था उन्होंने क्या किया था? उस वक्त बहुत वॉर्स होते थे तो लोग इनसिक्योर फील करते थे. तो ये जो किंग था लुइस 16, व्हाट ही डिड, उन्होंने कहा सब लोगों को कि आप फ्रांस में रहो, सेफ रहोगे, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन आपको अपनी लैंड प्रॉपर्टी मुझे देनी होगी. तो ये सब पीजेंट्स जो थे, बिजनेसमैन, लॉयर्स, व्हाट दे डिड, दे गेव देयर लैंड टू देम. उन्होंने अपनी लैंड दे दी और अपनी सेफ्टी चाहिए. जिस तरह आई शुड टेल यू, देखो ये जो 97% लोग ये थे और 3% लोग ये थे और इनके पास मैक्सिमम लैंड थी. किससे मिली थी ये मैक्सिमम लैंड? इन्हीं से ये लैंड इन्हें मिली थी. ओके. इनके पास मिनिमम लैंड बची थी. सो
ये जो मिनिमम लैंड किस वजह से मिली थी? दे हैड गिवन देयर लैंड टू किंग, दे हैड गिवन देयर लैंड टू द किंग फॉर देयर ओन सेफ्टी। सो ये जो स्लेव्स थे वो अपनी ही लैंड पे एज अ स्लेव किंग के नीचे काम करते थे, और वो जो किंग था वो उन्हें विदाउट वेजेस, कई बार बहुत कम वेजेस देता था, जितने वो एफर्ट्स लेते थे उतने उन्हें वेजेस भी नहीं मिलते थे। दैट्स व्हाई दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड विद दैट किंग, सो दे डिसाइडेड कि हमें ऐसा किंग नहीं चाहिए, हमें ऑटोक्रेटिक रूलिंग ही नहीं चाहिए, वी विल रिवोल्ट अगेंस्ट दिस। उन्होंने रिवोल्ट किया इस मोनार्ची रूल के अगेंस्ट और उन्होंने फ्रीडम पाया। क्लियर दिस मच? होप यू मस्ट हैव क्लियर्ड अबाउट क्लर्जी। क्लर्जी मींस किंग ग्रुप, उसके नीचे नोबल्स रहते थे, ये थर्ड स्टेट में ये लोग आते थे, और जो बर्डन था टैक्स का बर्डन वो किसके ऊपर था? सेकंड एंड थर्ड स्टेट के ऊपर था। स्लेव्स ये सब अर्निंग भी कम करते थे और टैक्स ज्यादा पे करते थे, जिसके कारण इनका जो डेवलपमेंट है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट नहीं हो पाती थी, वो वहीं के वहीं रहते थे। एज वी हैड स्टडीड कि रिचर वर बिकमिंग मोर रिच and poorer were becoming more poor because उनके ऊपर टैक्स का बर्डन था। Okay, now next is economic cause. See, the population of France increased from 23 million to 28 million in 1789, which led to increment of demands of food grains. Economic cause में क्या बताया कि population फ्रांस की बढ़ रही थी, 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई थी, इसलिए बट नेचुरल है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी फूड ग्रेन्स की। जैसे इंडिया जैसी कंट्री है, हमें इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए हर चीज़ की डिमांड भी ज़्यादा है। ओके, उसी तरह से उस वक्त था 1789 में, पॉपुलेशन बढ़ रही थी इसलिए डिमांड भी बढ़ रही थी। Most workers were employed as laborers in workshop with a fixed wage, but the wage did not keep pace with rise in the price of food grain. बहुत सारे वर्कर्स को काम पे रखा था और उन्हें फिक्स वेजेस दी जाती थी। फिक्स वेजेस का मतलब आपको पता है, जैसे कि अगर मैं एक वर्कर को अपॉइंट करती हूँ और मैं उसको बोलती हूँ कि आप 8 आवर्स काम करोगे, आपको 180 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। तो जब महंगाई बढ़ भी जाती है तब भी महंगाई तो उसके लिए भी तो बढ़ेगी ना, उसे भी सब चीज़ें एक्सपेंसिव मिलेगी। बट वहाँ पे वो क्या करते थे उन वर्कर्स के साथ, अगर इन्फ्लेशन होता था, महंगाई बढ़ती थी, स्टिल दे डोंट इंक्रीज देयर वेजेस, उनके वेजेस फिक्स रखते थे कि हम आपको इतना ही देंगे, महंगाई बढ़े या कुछ भी हो। तो इस तरह वर्कर्स भी बहुत परेशान थे, बिकॉज वो इतना एफर्ट्स लेने के बाद दे वर नॉट गेटिंग देयर वेजेस जितना उनको मिलना चाहिए। ओके, देन this led to subsistence crisis. Now subsistence का मतलब continuous problems थी, crisis means what? Problems, difficulties. ये क्राइसिस किसके कारण थी? क्योंकि जो फ्रांस का जो रूलर था उसकी जो पॉलिसीज थी वो बहुत गलत थी, जिसका बर्डन किसको फेस करना पड़ रहा था? थर्ड स्टेट के लोगों को, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि टैक्स का बर्डन पूरा इन पर था, जिसके कारण ये चाहकर भी ऊपर फाइनेंशियली नहीं आ पा रहे थे। ओके, इकोनॉमिक कॉज इज क्लियर टू यू। देयर वर फिक्स्ड वेजेस दो द इन्फ्लेशन वाज देयर, महंगाई बढ़ रही थी लेकिन उनके वेजेस नहीं बढ़ रहे थे, उनके ऊपर टैक्स का बर्डन था, टैक्स पे करनी पड़ती थी, जो कि ये लोग लग्जरियस लाइफ जीते थे और पूरा एफर्ट्स मेहनत ये करने के बावजूद टैक्स भी इन्हीं से पे कराई जाती थी। Then next is political cause. What this king used to do? Drain the financial resource. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि what this king used to do, उन्होंने लोगों के सेफ्टी के लिए उन्हें कहा कि आप अपने लैंड्स हमें दे दो, हम आपको सिक्योर रखेंगे। इस तरह उनके पास लैंड आ गई। Then what he used to do? अब उन्हीं की लैंड पे उन्हीं से काम कराते थे, फूड ग्रेन्स ग्रो कराते थे और उनको फिक्स वेजेस देते थे और उनको स्लेव्स की तरह बॉन्डेड लेबर्स के जैसे उन्हें ट्रीट करते थे। ओके, सी इन 1774 लुइस 16 became the king of France and faces empty treasure due to long years of war which drained financial resource and discontent within the society was increasing. Then 1774 पे लुइस 16 जब किंग बने तो बहुत वॉर हुआ था, आपको पता है वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके कारण काफी फ्रांस का जो फाइनेंस था, फाइनेंशियल रिसोर्स था, ड्रेन हो चुका था, जिसके कारण वो एम्प्टी हो चुके थे, उनका ट्रेजर एम्प्टी हो चुका था। ही हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज। ये कब हुआ था?
फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब हमने भी, इंडिया ने भी जब इंडिपेंडेंस पाया है, तो वो किससे इंस्पायर होकर पाया है? फ्रांस से इंस्पायर होकर पाया है। ओके, उन्हें लग रहा था कि अगर वो कंट्रीज अपने आप को फ्री कर सकती है तो हम क्यों नहीं। तो उसी तरह उन्होंने अमेरिकन कंट्री को भी 13 कॉलोनीज से फ्री किया। यू नो, नॉर्थ अमेरिका में 13 कॉलोनीज थी जो ब्रिटिशर्स रूल करते थे। तो फ्रांस ने उन्हें वो जैकोबिन क्लब वगैरह फॉर्म किया था, वो आप 10th में पढ़ोगे। वो फॉर्म करके उन्होंने उनकी मदद की थी, उनको हेल्प किया था, उनको यही आइडियाज देकर कहा कि आप भी ब्रिटिशर्स से फ्रीडम पाओ। ओके, तो इस तरह उन्होंने इंडिपेंडेंस दिया 13 अमेरिकन कॉलोनीज को। Then to meet a regular expense such as cost of maintaining an army, the court running of government officers of university, the state was forced to increase tax. Then they have to increase the tax. क्यों टैक्स? अभी हम भी जब टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट का इनकम क्या है? हम जो टैक्स पे करते हैं वो गवर्नमेंट की इनकम होती है। What गवर्नमेंट डू? वो इनकम से ही गवर्नमेंट पब्लिक को फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे हमारे लिए आर्मीज मेंटेन रखना, क्योंकि कोई भी, जैसे कि चाइना का अटैक हो सकता है, पाकिस्तान अटैक करती है इंडिया पे, तो उसके लिए हमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब मेंटेन रखना पड़ता है ना। तो उसके लिए जो एक्सपेंस लगते हैं वो एक्सपेंसेस टैक्स से ही यूटिलाइज किए जाते हैं। तो उसी तरह फ्रांस के जो रूलर थे, व्हाट ही यूज्ड टू डू फॉर मेंटेनिंग द आर्मी और बाकी सब कंट्री में प्रॉपर्ली रन हो, इसलिए वो टैक्स भरवाते थे लोगों से। दैट व्हाई दे यूज्ड टू इंक्रीज द टैक्स टू मीट ऑल दिस एक्सपेंसेस। Now next cause is role of middle class. Now जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें सबसे मैक्सिमम रोल किसका था? मिडिल क्लास का था, बिकॉज मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल ने ही रिवॉल्ट करने का डिसाइड किया था। ओके, मैंने जैसे कि बताया उन्हें ही सबसे ज़्यादा टैक्स का बर्डन था, उतने प्रिविलेजेस फैसिलिटीज किंग उन्हें नहीं देते थे। दैट्स व्हाई they decided to revolt against the monarchical rule. Okay, so in 18th century witnessed the emergence of social group termed as middle class, who may have means and programs to carry out full scale measure to bring a change in social and economic order, and being educated they believe that no group should be privileged by birth. जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हायरार्की था, जैसे कि अगर किंग है तो उसके बेटा जब बड़ा होगा तो उसे ही किंग की पोजीशन मिलेगी, और नोबल है तो आगे चल के उसी का बेटा नोबल बनेगा। कभी भी पीजेंट्स, बिजनेसमैन, लॉयर्स किसी को चांस नहीं मिलेगा। तो ये सब डेमोक्रेटिक में नहीं है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। व्हाई दे वर रिवॉल्टिंग अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक रूल? बिकॉज दे वांट डेमोक्रेटिक रूल इन देयर कंट्री। बिकॉज डेमोक्रेटिक रूल में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से यू कैन बिकम अ रूलर, नोबल। जैसे आप पीएम, सीएम कैसे बनते हो, नगर सेवक अगर आप बनना चाहो तो आप अपना एक पॉलिटिकल पार्टी भी फ्रीली फॉर्म कर सकते हो, एज इंडिया हैव अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, सो मिडिल क्लास पीपल क्या बिलीव करते थे कि नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। जैसे ही उसका बर्थ होता है उसको सब फैसिलिटीज मिल जाती थी। मतलब कि अगर एक पीजेंट का बेटा है तो वो हमेशा स्लेव ही बना रहेगा, हमेशा लेबर जैसा ही काम करेगा, और एक किंग का बच्चा अगर बॉर्न होता है तो ऑटोमेटिकली उसके पास सब फैसिलिटीज आ जाती थी बाय बर्थ ही। तो ये मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल को गलत लग रहा था, दैट्स व्हाई दे हैड रिवॉल्टेड अगेंस्ट इट। ओके, नेक्स्ट दे अर्न देयर वेल्थ टू बाय ओवरसीज ट्रेड। जो मिडिल क्लास पीपल थे वो लोग वुलन और सिल्क टेक्सटाइल में ट्रेडिंग करते थे और अर्न करते थे। नेक्स्ट दे वर प्रोफेशनल आल्सो, एज आई टोल्ड यू, लॉयर्स थे, उसमें पीजेंट्स थे, मर्चेंट्स थे, जो कि अपनी टैलेंट दिखाकर काफी पैसा अर्न करते थे। और इन्होंने रिवॉल्ट भी इसलिए किया क्योंकि they were inspired by the philosophers like Rousseau. See, John Locke in his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right of the monarch. उस फिलोसोफर ने कहा था कि इस मोनार्चियल रूल का रूल खत्म करना चाहिए और कंट्री में एक डेमोक्रेटिक कंट्री लानी चाहिए। जो आइडियाज किस पे डिपेंड होगी? आई हैड एक्सप्लेन यू, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी एंड इक्वालिटी। लिबर्टी मींस फ्रीडम, फ्रैटर्निटी मींस नॉट टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। और इक्वालिटी मींस हर पर्सन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। जैसे कि क्लर्जी को बाय बर्थ ही क्लर्जी किंग बनाया जाता है, नोबिलिटी को बाय बर्थ ही उसके बेटे को सब फैसिलिटीज मिलती है, ये सब नहीं होना चाहिए। हर पर्सन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ओके, सो
कौन कौन से फिलोसोफर थे? जॉन लॉक, रूसियो और मॉन्टेस्क्यू। इनसे इंस्पायर्ड होकर दे डिसाइडेड कि हमें फ्रांस में रिवॉल्ट करना चाहिए और किंग का ऑटोक्रेटिक रूल खत्म करना चाहिए। इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड अवर पार्ट 1। थैंक यू।